देखिए, कल हमने बात किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसका एक्सटर्नल व्यू एंड टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। और आज हम बात करेंगे मादा जननांग का, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ एसेसरी और कुछ नेसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो उनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे स्तन या दुग्ध ग्रंथि, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। ये हमारा अंदर से लेकर के कुछ बाहरी एक्सटर्नल व्यू तक है। अगर हम इनकी नंबरिंग की बात करें तो जो स्तन है, दुग्ध ग्रंथि 2 होती है, अंडाशय की संख्या 2 होती है, अंडवाहिनी 2 होती है, गर्भाशय 1 होता है और योनि 1 होती है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले मादा जननांग के एक्सटर्नल व्यू को, यानी बाहरी संरचना को पढ़ते हैं। तो देखिए, मैं फिगर के माध्यम से उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से समझ लें। देखिए, ये हमारे फीमेल सेक्स ऑर्गन का एक्सटर्नल व्यू है, जिसमें यह दिखाया गया है कि मेनली उसमें क्या क्या होता है। तो हम अगर किसी फीमेल के सेक्स ऑर्गन का एक्सटर्नल व्यू देखें तो हमें दिखाई क्या देगा?
हमें यह दिखाई देगा कि इसमें दो लिप लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं, यानी ऊंट के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिनकी संख्या 2 होती है। एक बड़ा होता है जिसे लेबिया मेजोरा कहते हैं, एवं इसके नीचे की तरफ यानी इसके बाद अंदर की तरफ जब जाते हैं तो यह इसमें बहुत ही टाइटली बाउंड होता है, जिसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। यह थिक मसल्स के बने हुए होते हैं और सबसे ऊपरी साइड में अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ यूरेथ्रा होता है और नीचे की तरफ वेजाइना होता है। वेजाइना आगे चल करके सर्विक्स में खुलता है और जो हमारा सबसे ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसपे हेयर्स पाए जाते हैं वह मॉन्स ट्यूबिक कहलाता है और यह अत्यंत मतलब कि यह बहुत ही फैटी होता है, यानी इसमें फैटी ऊतक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह भाग मोटा एवं फूला हुआ होता है एवं स्किन से पूरी तरह से कवर होता है और उसी के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं। और उसके बाद आते हैं क्लाइटोरियस होता है। तो क्लाइटोरियस जो है, क्लाइटोरियस फीमेल सेक्स आर्गन में एक ऐसा आर्गन है जिसमें उत्तेजना उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से मेल सेक्स आर्गन में अर्थात पेनिस में उत्तेजना होती है, उसी प्रकार से फीमेल के क्लाइटोरियस में भी उत्तेजना उत्पन्न होती है। यूरेथ्रा जो है इसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। फीमेल के बॉडी में यानी सेक्स आर्गन में 2 पोर पाए जाते हैं। ऊपर की तरफ यूरेथ्रा होता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं और नीचे की तरफ वेजाइना होता है। और वेजाइना जो होता है एक टिश्यू से या कहें तो थिन लेयर से कवर होता है और इसमें बहुत ही छोटा पोर पाया जाता है। इस पोर का होना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है तो उससे जो ब्लड होता है वो इस माइक्रोपोर के द्वारा या छोटे छिद्र के द्वारा बाहर आ सके, इसलिए वजाइना में ये सूक्ष्म पोर या छोटा छिद्र पाया जाता है। मेल सेक्स आर्गन में मूत्र के लिए और स्पर्म के लिए एक ही रास्ते हैं, मगर फीमेल सेक्स आर्गन में मूत्र के लिए अलग होता है तथा अगर कह ले तो सेक्सुअल बिहेवियर के लिए अलग होता है। या तो ये हमारा फीमेल सेक्स आर्गन का बाहरी संरचना था। अब इसके बाद हम बात करते हैं दुग्ध ग्रंथि की। तो देखिए, जो दुग्ध ग्रंथि होती है वह हमारे मतलब फीमेल्स में सीने के मसल्स से ज्वाइन होता है। इसमें फैटी टिश्यू पाए जाते हैं जिसके कारण यह फूलकर बड़ा एवं प्यूबर्टी तक ठोस होता है, मतलब कड़ा होता है। उसका मुख्य कारण फैटी टिश्यू का पाया जाता है।
तो आइए हम दुग्ध ग्रंथि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए हाइमेन शब्द इसमें आया था। तो देखिए हाइमेन जो होता है वह वेजाइना के को पूरी तरह से कवर किया होता है। बहुत सारे धर्मों में यह मानना है कि जो वेजाइना होता है वह हाइमेन से कवर होता है, मतलब एक पतली झिल्ली से कवर होता है। और लोगों का यह अवधारणा रहा है कि यदि कोई लड़की किसी के साथ संबंध बनाती है तो यह हाइमेन टूट या फट जाता है, जिससे उस लड़की को पहचाना जा सकता है कि इसने संबंध बनाया है या नहीं बनाया है। बट उसी के तहत आज का जो समय है यह हाइमेन ऐसा होता है कि जनरल एक्टिविटी से भी, यानी यदि वह दौड़ भाग करे, साइकिल चलाए, तो इससे भी हाइमेन हट जाता है या टूट जाता है। यह रेप केस में भी अत्यंत सहायता करता है। जब कभी किसी फीमेल्स का रेप चेकिंग किया जाता है तो ये देखा जाता है कि उसकी वेजाइना में कितनी अंगुली जा रही है। इसी के आधार पर यह साबित होता है कि लड़की के साथ रेप किया गया है या नहीं। अगर सिंगल फिंगर जाता है तो रेप केस नहीं है, अगर सिंगल से ज्यादा हुआ तो वो रेप केस हो जाता है। ठीक है, वेजाइना में जो छोटा पोर है उसकी बात कर रहे थे हम। आगे चलते हैं मेमोरी ग्लैंड के तरफ।
यह हमारा मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड मैंने बताया कि यह सीने के मसल्स से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें फैटी टिश्यूज होते हैं, जिसके कारण यह फूला हुआ एवं बड़ा होता है। और उसमें देखिए कुछ कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं। यह कंपार्टमेंट्स मेमोरी लोब कहलाता है। मेमोरी लोब आगे मेमोरी डक्ट से जुड़ा हुआ होता है, और जो मेमोरी लोब है, मेमोरी लोब में मिल्क का फॉर्मेशन होता है, एवं वह मिल्क मेमोरी डक्ट से होते हुए एम्पुला को पहुंचता है। तो एम्पुला जो होता है वह बहुत सारे मेमोरी डक्ट के मिलने से एम्पुला का निर्माण होता है, और जो एम्पुला है वह आगे चलकर के निप्पल्स में खुलते हैं और दूध का स्रावन करते हैं। दूध का स्रावन हार्मोनल कंट्रोल होता है। इसके बारे में बहुत विशेष नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो एम्पुला होता है, एम्पुला में एक लैक्टिफेरस टिब्यूल्स होता है, और उसी के माध्यम से निप्पल्स में मिल्क का स्राव होता है। मेमोरी ग्लैंड के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, इससे बोर्ड के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। आप क्वेश्चन आएगा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर बनाइए या सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए ये हमारा मेमोरी ग्लैंड है। अब इसको हम खत्म कर देते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए हम फिगर बनाते हैं।
देखिए ये हमारे फीमेल सार्गन की इंटरनल स्ट्रक्चर है। वेजाइना हम बताए थे, वेजाइना आगे चल के सर्विक्स में खुलता है और सर्विक्स के आगे जुड़ा होता है सर्विक्स कैनाल, और यह सर्विक्स कैनाल रास्ता प्रदान करता है यूटेरस के लिए। यूटेरस से होते हुए जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म को जाने के लिए पैच या पाथ प्रोवाइड करता है, जो कि जो ओवरी है वो इसमें इसके नंबर 2 है, एक राइट है और एक लेफ्ट है। और फिर जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी भी जो नंबर्स हैं 2 है, एक राइट है और एक लेफ्ट है। तो जो ओवरी होता है यह मादाओं में केवल एक सक्रिय होता है, कभी कभी दोनों ओवरी सक्रिय हो जाते हैं तो दो अंडाणु का निर्माण करते हैं, जिससे उस फीमेल्स को जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। होता क्या है, जो हमारा ओवरी है, ओवरी में एक फॉर्मेशन होगा। जब एग का फॉर्मेशन होता है तो एक एग से ओनली एक स्पर्म ही फ्यूज हो सकते हैं। कभी कभी यह ओवरी दोनों तरफ का सक्रिय हो जाता है तो दोनों ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही ओवम का फॉर्मेशन होता है और ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, उस समय जो हमारा फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे अगला हिस्सा है, इस पर अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे फिम्बरी कहा जाता है। और यह फिम्बरी उस ओवम को कैच करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है, ये एक फैलोपियन ट्यूब है और आगे फिम्बरी है। इसमें हमेशा एक्टिविटी होती रहती है, यह हमेशा लहराते रहते हैं। और मान लीजिए हमारी ओवरी है और ओवरी से जैसे ही एक का ओवुलेशन होता है, यह फिम्बरी उसको पकड़ के एम्पुला में डाल देती है या फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। मान लो यह ओवरी ओवुलेशन के यहाँ आया, अब इसके बाद यह इस फिम्बरी के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है तो उसमें वह पड़ा रहता है, वह वेट करता है स्पर्म का कि स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओवम एक निश्चित समय के बाद डेड हो जाता है और डेड होने के पश्चात यह यूटेरस से होते हुए सर्विक्स कैनाल में ब्लड के माध्यम से और सर्विक्स कैनाल से सर्विक्स से वेजाइना से और वेजाइना से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। इसको हम एमसी में अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे कैसे कैसे घटनाएं होती हैं और कितने कितने दिन पर होती हैं। तो
इसका देखिए जो यूटेरस होता है, यूटेरस में 3 लेयर पाए जाते हैं जिन्हें एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम या मेसोमेट्रियम भी कह सकते हैं, मेसोमेट्रियम एवं पेरीमेट्रियम कहते हैं। जो पेरीमेट्रियम होता है यह प्रोटेक्शन का काम करता है और जो इसका एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम में ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, ब्लड वैस्कुलर भी पाए जाते हैं। होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो ओवम डेड होने लगता है और यूटेरस में या ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होने लगता है। तो उस समय जो एंडोमेट्रियम है वह सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ने के कारण उसमें जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो टूट जाती हैं और ब्लड बाहर आता है और उसी यह क्रिया एमसी में चलती है। तो एमसी के बारे में दोबारा हम बताएंगे अच्छे ढंग से। अभी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं तो आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।